dear aspirants in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, नेशनल सिक्योरिटी के सीरीज़ में आज हमारा जो ये वीडियो है ये उत्तर पूर्व में उग्रवाद के ऊपर आखिरी वीडियो है। काफ़ी लंबी सीरीज़ चली है और कई लगभग 8-10 वीडियोज़ हमने देखे हैं इस सीरीज़ में, लेकिन आज भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो इंसर्जेंसी ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा नक्सलिज्म। तो हमने सारे लगभग मेजर चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। नक्सलिज्म के साथ ही हमारा इंटरनल सिक्योरिटी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें रह जाएंगी, जैसे कौन कौन से फोर्सेज हैं उनके बारे में जानना, उनके मैंडेट्स क्या हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम जान लेंगे उनको हल्के फुल्के में। तो अब हम जबकि सारे पढ़ चुके हैं, अलग अलग स्टेट वाइज पढ़ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट को, तो अब क्या बाकी रह गया, एक कंक्लूज़न देखते हैं कि क्या एक मोटे तौर पे कारण है इस क्षेत्र में उग्रवाद फैलने का, क्या क्या सरकार ने कदम उठाया है और बाकी जो अदर स्टेट एक्टर्स हैं, जो दूसरे देश हैं, किस प्रकार से इस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखे हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम मोटे तौर पे बात करते हुए आज इस जो नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी वाला पार्ट है इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें ढेर सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। पहला तो सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो तो आप समझ रहे हैं कि उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं ना, उनमें एक समस्या बहुत कॉमन है। वो किससे संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है। आप देखेंगे लगभग हर दूसरी समस्या जो है वो जनजातियों की वजह से ही समस्या होती है। उनकी अस्मिता पर कोई खतरा होता है, उनके रहन सहन पर, उनका जो खुद का कल्चर होता है उस पर कोई खतरा होता है, तो उसको बचाने के लिए वो विद्रोह करते हैं, उसको बचाने के लिए वो हथियार उठाते हैं। तो जो बाकी लोग होते हैं उनसे फिर उनकी झड़प होती है। तो एक प्रकार से जो जनजातियाँ होती हैं उनका ही कहीं ना कहीं रोल इसमें दिखाई देता है पूरे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। पहले पॉइंट में यही कहा जाता है कि जनजातियों में जो अलगाव एवं पिछड़ापन की भावना होती है, लाइक दूसरों लोगों से अलगाव की कि हम वे अलग हैं, जो गैर जनजातियाँ हैं वे अलग हैं, हम अलग हैं और हम पिछड़े हुए हैं, वे हमसे आगे निकलते चले जा रहे हैं, हमारे ही लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही जगह की जॉब्स को ले रहे हैं और फिर अपना विकास कर ले रहे हैं और हम पीछे रह जा रहे हैं। तो एक समस्या ये हमें देखने को मिलती है। घुसपैठियों के कारण आबादी संबंधी ढांचे में परिवर्तन, जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब क्षेत्रों से लगातार ऐसे घुसपैठ की खबरें सुनने में आती हैं, जिसकी वजह से जो एथनिक जो लोग होते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, जो आदिवासी हैं, कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि इन लोगों के आने की वजह से जो लोग दूसरे देश से आ जा रहे हैं, हमारा जो डेमोग्राफी, लाइक हम जो अब जितनी जनसंख्या में हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है और हमारी आबादी कम होने लग रही है और इनकी आबादी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से भी दोनों ही पक्षों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो घुसपैठ और जनजाति ये तो सदाबहार है बिल्कुल, इससे तो आप हमेशा ही आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी क्वेश्चन आंसर में आप डाल सकते हैं। फिर अगला पार्ट कहता है कि म्यांमार की तरफ से सीमा पर समान जातीयता, लाइक एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसमें 16 किलोमीटर का हमें बफर जोन मिलता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो क्यों मिलता है? क्योंकि बिकॉज दोनों ही क्षेत्रों में लगभग एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक ही जाति के लोग रहते हैं, आपस में उनके संबंध हैं, उनके रिलेशनशिप हैं, उनकी शादियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक ऐसा जोन बन जाता है जिसके माध्यम से लोग जो उग्रवादी होते हैं म्यांमार में जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं, फिर भारत में आकर अटैक करते हैं, फिर भाग जाते हैं म्यांमार में। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं चुनौतियाँ पेश करती हैं। विकास और बुनियादी सुविधाओं में कमी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सभी मानेंगे कि जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें विकास जो बाकी जो देश का जो क्षेत्र है उनकी अपेक्षा कम हुआ है। तो विकास नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो इस वजह से भी वो अपने आप को बाकी देश के बाकी हिस्सों से कटे हुए महसूस करते हैं। तो ये भी एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से वो उग्रवादी जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। शेष भारत से कटे होने की भावना, वही बात हमने की। शस्त्र और बारूद की प्रचुर उपलब्धता, देखिए यह एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरनेशनल फ्लेवर देता है। फॉर एग्जांपल म्यांमार और जो चाइना है, यहाँ से ढेर सारे शस्त्रों की आपूर्ति की जाती है, बारूद की आपूर्ति की जाती है। इसमें खासकर चाइना का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा माना जाता है कि चाइना इन क्षेत्रों में लगातार जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं उनको लगातार ये मुहैया करवाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है किस प्रकार से जो दूसरे देश हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरा अपना तंत्र सेट करके रखे हुए हैं। गोल्डन ट्रायंगल की बात की हमने, जैसे गोल्डन ट्रायंगल की वजह से आप जानते हैं कि जो मादक पदार्थ हैं, जो अफीम इत्यादि की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। अब चूँकि ये क्षेत्र उसी एरिया में पड़ता है जहाँ पे अफीम की खेती ज़्यादा होती है, तो इससे अफीम पदार्थों की तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इससे क्या होता है, जब तस्करी होगा तो आतंकवादी संगठन फलने फूलने लगेंगे, संगठित अपराध फूलेगा। संगठित अपराध से आतंकवादी संगठन भी
चलते रहेंगे। और फिर जो लोग अलगाववादी भावना रखते हैं वो लोग भी, उन लोगों को भी वित्त संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से लगातार उनको जो एक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उससे वो बच जाएंगे और लगातार अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त कर पाएंगे, लाइक कि कैसे भारत से अलग होना है या भारत में कैसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके रखना है। तो ये सब चीज़ें वो लगातार देखते हैं। तो ये देखिए कुछ हमने मेजर कारण देखे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्व है उसमें अशांति फैली रहती है। इसमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि पड़ोसी देशों को विभिन्न दलों द्वारा शरण प्रशिक्षण के उपयोग किया जाता है। लाइक बहुत से दल ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों में जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वहीं पे छिप जाते हैं अटैक करके। तो वे देश भी कहीं ना कहीं भारत की असुरक्षा में शामिल होते हैं। उसी के साथ हम बात करें, अगर नागा दल की बात करें जो असम में जो स्थित उग्रवादी दल हैं, ये म्यांमार से संचालित होते हैं। लाइक म्यांमार में इनके कैंप्स हैं। और मेघालय त्रिपुरा में सक्रिय उग्रवादी दल बांग्लादेश से गतिविधि चलाते हैं और हथियार चीन से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये जो बाकी जो देश है ना उनसे इनका एक जुड़ाव बहुत ही साफ तौर पे हमें नज़र आता है। इनकी आय का जो मुख्य स्रोत है वो जबरन धन ऐंठना, हथियार और मादक पदार्थों की जो तस्करी है उससे धन कमाना। तो इस प्रकार से ये धन भी कमाते हैं और अपने फाइनेंशियल जो इनके नीड्स हैं उनको ये पूरा करते हैं। अब देखिए ये तो हमने समस्याएं डिस्कस की कि किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से जो दूसरे स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। अब बात करते हैं हम कि उत्तर पूर्व में उग्रवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए गए हैं। लाइक हमें तो सबसे पहले एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लाइक वी नीड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, क्योंकि हर जो स्टेट है उसमें समस्याएं कुछ जगहों पे समस्याएं कॉमन है, लेकिन कुछ जगहों पे समस्याओं में डिफरेंस है। तो हमें अलग अलग तरीके से वहाँ पे टैकल करना पड़ेगा। हमें उग्रवादी दलों से बातचीत भी करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जो लोग पीसफुल तरीके से नहीं रहना चाहते हैं उनके साथ हमें कह सकते हैं फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्युत्तर के लिए केंद्रीय बल को बेहतर तकनीक और राज्य सरकार के बीच समन्वय की जरूरत है। देखिए जो भी उग्रवादी दल हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, जो भी उग्रवादी दल शांतिमय तरीके से रहना चाहते हैं, उनके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। जो इसमें शांति में बाधा डालते हैं उनको हमारे जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं उनके माध्यम से उनको माकूल जवाब देना चाहिए। और साथ ही साथ इसके लिए जो राज्य हैं, क्योंकि आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो होता है वो लॉ के अंदर आता है, स्टेट लॉ के अंडर आता है। तो हमें स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में भारत के पास कई सारे स्पेशल कानून हैं, जैसे अप्सवा की बात की हमने। अप्सवा के माध्यम से भारत के जो आर्म फोर्सेज होते हैं उनको स्पेशल पावर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही इफेक्टिवली इन सब चीज़ों से निपट पाते हैं। मूलभूत ढांचे का विकास करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमें वहाँ के लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके विकास के लिए भारत सरकार, जो राज्य सरकार है, वो सभी तत्पर हैं और लगातार वो आपके विकास चाहते हैं। इसलिए आपको भी भारत सरकार के साथ या फिर राज्य सरकार के साथ सहयोग करते हुए मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए और इस प्रकार के उग्रवादी गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो मूलभूत ढांचे का विकास करना चाहिए, संचार इत्यादि की सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोगों के मन में भी अपने प्रति एक इज्जत, एक सम्मान की भावना को जगाना बहुत ही आवश्यक है। सख्त कानून की नीति अपनानी चाहिए। लाइक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वायलेंस। जो लोग वायलेंस करते हैं उनके प्रति बिल्कुल भी आपको सहनशीलता नहीं बरतनी है। और त्वरित न्याय प्रणाली होनी चाहिए। लाइक जिन लोगों के खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं तुरंत उनका निपटारा होना चाहिए न्यायालय में, उसमें ज़्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। देश के अन्य भागों के साथ भी बेहतर सांस्कृतिक आदान प्रदान होने चाहिए। लाइक कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के माध्यम से उनके इंपॉर्टेंट जो हेरिटेज हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसको देश के बाकी हिस्सों में दिखाया जाना चाहिए। फिर बाकी देश के बाकी हिस्सों के कल्चरल एस्पेक्ट्स को उन क्षेत्रों में दिखाया जाना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से जुड़ा महसूस करें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। सामाजिक आर्थिक विकास जिसमें समग्र समावेशी विकास शामिल हो, इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जो है ना सतर्कता के साथ निपटारा करना चाहिए। लाइक कि जो क्षेत्रीय वहाँ पे आकांक्षाएं हैं, कुछ जनजातियाँ उनकी कुछ आकांक्षाएं, कोई कहता है हमको नागालैंड चाहिए, कोई कहता है हमको बोडोलैंड चाहिए, कोई कहता है हमको कार्बी अंगलाओं के जिले ही अलग बना दीजिए। तो अपना सबका अलग अलग एक आकांक्षा है। तो उस आकांक्षाओं से निपटने के लिए हमें बहुत ही संवेदनशीलता की ज़रूरत है, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस मामले को निपटना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए वो बिल्कुल विद्रोह के लिए खड़े हुए हैं। तो उसे थोड़ा हमें बहुत ही कामनेस से हैंडल करना चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व में लगातार भारत सरकार ने काम करना शुरू किया है, काफ़ी काम हुआ है उत्तर पूर्व में। और भारत सरकार द्वारा एक संगठित योजना के तौर पे योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। लाइक एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है।
और उसके माध्यम से ही यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। इसमें ऐसे दल हैं जो हिंसा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, के साथ बातचीत और हिंसक दलों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ निपटना शामिल है। लाइक वही दंड और पुरस्कार की नीति भारत सरकार यहाँ पर अपनाए हुए है। कुछ कदम भारत सरकार ने जो विकास के रूप में अपनाए हैं, सबसे पहला तो एक पूर्वोत्तर के लिए एक अलग ही मंत्रालय बना दिया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ओके, सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मंत्रालय ही बना दिया गया, वो मंत्रालय पूरा इस क्षेत्र के विकास के बारे में सारी चीज़ों को देखेगा। और इस मंत्रालय का उद्देश्य जो है वो मूल ढांचे का विकास करना है इन क्षेत्रों में, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। उत्तर पूर्व में औद्योगिक निवेश की बात की जा रही है, संवर्धन नीति की बात की जा रही है कि लगातार वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए ताकि लोगों को वहाँ पे रोजगार मिले, लोग मुख्य धारा से जुड़ना शुरू हो जाए। और वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सीमा क्षेत्र का भी लगातार विकास किया जा रहा है ताकि जो दूसरे देश हैं उन देशों से निपटने में हमारी आर्मी, हमारे जो सैनिक हैं वो सक्षम रहें और बिल्कुल फास्ट तरीके से काम कर पाएँ। तो सारी जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि की जो ज़रूरत है उन सबको जो है यहाँ पे पूरा किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में सभी जानते हैं। पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए उत्तर पूर्व के क्षेत्र को जो है इसके विकास के लिए जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सहयोग करने की बात की जा रही है। और पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए केवल प्रवेश द्वार के तौर पे नहीं, बल्कि ये भारत की समृद्धि, प्रगति और समृद्धि का जो विस्तृत क्या है, गलियारा है। यहाँ पे आप समृद्धि कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं कि हम लगातार उत्तर पूर्व के विकास को लेकर कितना ज़्यादा हम गंभीर हैं, और हम उत्तर पूर्व के विकास के लिए हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी सहयोग चाहते हैं। और लगातार हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स इसमें इस्टेब्लिश भी किए हैं, जिसके माध्यम से हम लगातार इन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। तो ये हमारे एक प्रायोरिटी वाला एक सेक्शन है जिसमें हम उत्तर पूर्व के विकास को लगातार ध्यान में रखे हुए हैं। भारत सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया जा रहा है, डेवलपमेंटल वर्क वहाँ पे चल रहे हैं, और लोगों को भी लगातार कल्चरल आस्पेक्ट्स से जोड़ा जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार उन क्षेत्रों में चेंजेस लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से हमने अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो इंसर्जेंसी वाला पार्ट था उसे हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अब इसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो होगा वो नक्सलिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा आज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।